गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे थर्ड वीडियो में, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी में। और अब हम इस वीडियो में कुछ और नई टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम इसमें फर्स्ट टर्म लेते हैं अकाउंटिंग ईयर, या हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर का मतलब है 1 साल या 12 मंथ्स की ड्यूरेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि हम अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं, पैसों का हिसाब किताब रखना सीखते हैं। मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च किया। और लेकिन वही बात आती है कि जब हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो हमें एक टाइम पीरियड लेना जरूरी होता है। तो अकाउंट्स के अंदर जो है वो 1 साल या 12 मंथ्स की ड्यूरेशन को लिया गया है, और ये कहा जाता है कि 1 साल तक हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद फिर हम उन सभी ट्रांजेक्शन्स का फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम 1 अप्रैल 2020, मतलब ये हमारी स्टार्टिंग है ईयर की, तो जो हमारे 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे वो 31 मार्च 2021 पर क्लोज होगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और नॉर्मली जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, मतलब वो भी 1 साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है। और वो आपका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 बनेगा। तो यहाँ जो मेन आपको पॉइंट ध्यान देना है कि कई बार न्यूमेरिकल्स में लिखा होता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है हमने अडॉप्ट किया है, तो आपको इसी टर्म से एकदम क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर कहा है तो इसका मतलब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसकी क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च को होगी। इसके बाद जो दूसरा टाइप है इसमें अकाउंटिंग ईयर में, वो आपका कैलेंडर ईयर कहलाता है। कैलेंडर ईयर जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इसमें कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। और कैलेंडर नॉर्मली हमारा जो ईयर की स्टार्टिंग होती है, नए साल की शुरुआत कब होती है हमारी 1 जनवरी से, और एंडिंग कब होती है हमारी 31 दिसंबर को। तो वो आपका कैलेंडर ईयर कहलाता है। तो कहीं अगर न्यूमेरिकल्स में कैलेंडर ईयर वर्ड यूज किया जा रहा है तो ये आपको क्लियर रखना है कि ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग हो रही है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करने से पहले एक हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। उसमें हम बेसिकली क्या होता है कि देखिए, जब भी हम बिजनेस में कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, कोई भी हम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है, तो अब वो रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, कौन मेंटेन करता है, उसमें व्यू क्या होता है, कैसे हम उसको समझते हैं, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को बिजनेस मान के चलते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस मान के चलने का मतलब होता है कि हम बिजनेस हैं और हमारी एक सेपरेट एंटिटी है, हम ऑनर से अलग हैं। तो अब मेन जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। देखिए, मेरी वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। मैं अपने आप को बिजनेस मान के चल रहा हूं, ऑनर मुझसे अलग है। मैंने ऐसा कहा क्यों, या मेरा कहने का कंसेप्ट क्यों है, उसका मेन रीजन ये है कि जब भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो हम बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ऑनर के जो पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब उन चीजों का हम हिसाब किताब नहीं रखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कोई एक शॉप है, ठीक है, हमने कोई शॉप खोली और शॉप में जो है सपोज हमने 5 लाख रुपए कमाए बिजनेस करके। अब क्या होता है, उन 5 लाख में से ऑनर घर में ले जाता है, पूरे 5 लाख रुपए वो खर्च कर देता है, तो उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ। अगर हम अब यहां पर बात करें कि भी बिजनेस करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि बिजनेस में हमने 5 लाख रुपए कमाए, तो यहां तक तो एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू चल जाएगा कि ठीक है, हम बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑनर उसको घर में ले जाके खर्च कर देता है, घर के खर्चे भी हैं उसके, ठीक है ना, वो सारा पैसा खर्च कर देता है, और हम कहें जी कुछ बचा ही नहीं, तो बिजनेस में कुछ नहीं बचा, बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ये कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आपको जो मेन पॉइंट यहाँ पे समझना है वो क्या है कि हम बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात की जाए। उसके बाद अगर ऑनर कुछ भी करे उस पैसे का, चाहे वो सारा पैसा खर्च कर ले, चाहे कुछ भी करे,
उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि अगर हम उन पैसों का भी हिसाब किताब बिजनेस के पैसों के साथ रखने लग गए तो हम कहीं सही रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। मतलब जो हमारा मेन मोटो है कि भी बिजनेस करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन करना, तो वो सही नहीं निकलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को बिजनेस मानो, या हम सिंपल वे में कहें कि सिर्फ बिजनेस में ही जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना जरूरी है। बिजनेस के बाहर अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसी वजह से जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था जो इस तरीके से है, इस एग्जाम्पल में हमने बात करी थी कि जो भी अमाउंट ऑनर लगाता है बिजनेस में वो उसकी कैपिटल कहलाती है। तो यहां पर आपको जो समझना है कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो जो भी अमाउंट हमारे पास आएगा बिजनेस में वो उसकी कैपिटल मानी जाएगी, उसको हम कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल के थोड़े से और नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इसको नेट वर्थ भी कहते हैं और इसे ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। तो ये जो नाम है ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर वहीं पर उसके बाद फिर हमने एक फर्क किया था कि ऑनर के अलावा अगर हम थर्ड पार्टी से कुछ उधार में कोई असेट्स खरीदते हैं, जैसे हमने गुड्स खरीदे थे, तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं और उनको हम नॉर्मल लायबिलिटीज कह देते हैं कि भी हाँ ये हमारी लायबिलिटीज है। तो बेसिकली अब हम जो भी पढ़ेंगे अकाउंट्स के अंदर, जो शुरुआत से आखिर तक जो भी हम स्टडी करेंगे, अपने आप को बिजनेस मान के चलना है, ऑनर हमसे अलग है। तो यहां पर अब लायबिलिटीज की जब बात आती है तो देखिए हम नॉर्मल वे में कहेंगे कि ये कर्जा होता है। तो अब अगर आप कर्जे की बात करते हैं कि जो भी अमाउंट हमने ऑनर से लिया है, जो उसकी कैपिटल भी कहलाती है, जिसे हम कैपिटल भी कहेंगे, वो पैसा हमें ऑनर को वापस करना पड़ेगा। तो हमें का मतलब बिजनेस को, ठीक है, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, ये आपको शुरू से ध्यान रखना है। तो यहां पर ऑनर को जो पैसा वापस करना है उसे नॉर्मली कभी कभार हम इंटरनल लायबिलिटीज भी कह देते हैं। वहीं पर जो हमने आउटसाइडर्स को देना है, जो बाहर वाले हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, या आपने बैंक से लोन लिया था तो वो भी पैसा आपको वापस लौटाना है, तो वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाती है। तो यहां पे अब हम थोड़ा सा लायबिलिटीज को और क्लियर करते हैं कि कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट हमें 1 साल बाद करनी होती है। तो ऐसी लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट हमें 1 साल बाद करनी होती है उन्हें हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बैंक से लोन लिया 5 लाख का 5 साल के लिए, तो यहां पर आप सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आपने 5 लाख का लोन लिया है, लायबिलिटीज की पेमेंट कब करनी है? 1 साल बाद। मतलब 5 साल के लिए तो 1 साल से ऊपर का ड्यूरेशन हो गया, तो 1 साल बाद पेमेंट करनी है, 5 साल में जाके पेमेंट करेंगे हम, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। वहीं पर क्रेडिटर से हमने गुड्स खरीदे, ठीक है, हमने क्रेडिटर्स से 3 महीने का टाइम मांगा, हमने क्रेडिटर्स को कहा कि 3 महीने बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो यहां पर जो हमारी लायबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट हमें 3 महीने बाद करनी है। तो ऐसी लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर हमें करनी होती है वो हमारी करंट लायबिलिटीज कहलाती है। तो करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसी लायबिलिटीज होती है जिनकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी होती है। तो लायबिलिटीज अब हमारी यहाँ पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो 2 हो गई, नॉन करंट लायबिलिटीज और आपका करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म हम क्लियर करने जा रहे हैं और यहां पर उन टर्म्स को क्लियर करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे जो कि आपको समझना है। इसमें सपोज हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जो हम आइटम्स बेचते हैं जिन्हें हम नॉर्मली गुड्स कहते हैं, अभी हम उनकी बात करेंगे। तो सपोज हमने जो हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें खरीदना भी पड़ेगा। तो सपोज हमने उस प्रोडक्ट की या जो हमारे गुड्स हैं उसके हमने 100 यूनिट्स खरीदी हैं 100 रुपीज के हिसाब से। तो ये 100 यूनिट्स हमारी 100 रुपए के हिसाब से हमें कितने की पड़ेगी? 10,000 की। अब देखिए यहां पे हमने 10,000 पहले हमने पे करा, मतलब ये हमारा कैश गया। अब जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो क्या वो हमारी लोकेशन पर होते हैं? नहीं,
मतलब जब भी हम खरीदते हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, और जब हम उन्हें खरीदते हैं तो उन्हें अपनी लोकेशन तक लाना पड़ता है, और लाने के लिए कुछ ना कुछ आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। सपोज आपने कोई रिक्शा या ठेली का किराया पे किया, मतलब जिसे नॉर्मली हम कार्टेज कह देते हैं, कार्टेज पे करा 500 का, तो वो जो गुड्स हैं वो हमारी शॉप तक पहुंचते पहुंचते हमें जो है उसके लिए कितना पे करना पड़ा, 500 रुपए। तो यहां पर वो जो गुड्स हैं वो हमारे को कितने के पड़े, 10,500 के। तो अगर हम बात करें तो ये जो 500 हमने पे करा है, ये क्या कर रहा है, उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी आइटम नहीं बिकेगी तो आपका नुकसान भी कितने का होगा, 10,500 का। तो ये जो हमने 500 और ऊपर पे करे हैं, जो उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हें नॉर्मली हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह देते हैं। तो ये थोड़ा सा फिर इंट्रोडक्शन है, बाकी आगे के चैप्टर्स में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको जो समझना है वो ये है कि हमने 10,000 के गुड्स खरीदे, 500 का हमने उस पर कार्टेज पे करा, अब टोटल हमारा कितना खर्च हो गया उस पर, 10,500। ये जो टोटल है 10,500 का, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कह दिया जाता है, या हम कहते हैं कि ये गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। अब क्या करते हैं कि हमने ये खर्चा किया, अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी आ गए हमारे, ठीक है, शॉप में हम बैठे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो हमारे को सपोज मान के चल रहे हैं 1,000 के पे करने पड़े। तो यहाँ पे 1,000 रुपए हमारा और खर्च हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 11,500। तो ये जो 11,500 है, ये हमारा पैसा जा चुका है। अभी आपको इस तरीके से समझना है। अब यही जो हमने 100 यूनिट्स खरीदी थी, इनको हम 200 रुपीज के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। 200 के हिसाब से हमने इसे बेचा, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया, 20,000। तो गुड्स बेचने पर हमारे को 20,000 आए। तो जो गुड्स बेचने पर अमाउंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सेल्स। तो 20,000 की हमारी सेल्स हुई। तो अब 20,000 रुपए हमारे पास आ गए। अब इसके अलावा हमने क्या करा, सपोज मान के चल रहे हैं हमने कोई जगह किराए पर भी दे रखी है, ठीक है, उससे हमें रेंट मिल रहा है 2,000 का, तो 2,000 रुपए और आ गए हमारे पास। टोटल कितना हो गया, 22,000। तो यहां पे अब अगर हम बात करें, 20,000 सेल्स के अमाउंट से आया, 2,000 का रेंट हमने रिसीव किया, टोटल हो गया 22,000। तो ये जो टोटल अमाउंट है इसको हम कहते हैं रेवेन्यू। क्या कहते हैं, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू टर्म को अब आपको जो क्लियर करना है वो ये कि जो भी टोटल अमाउंट आता है आपके पास, ठीक है, बाय सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, और प्लस जो भी आपके पास कुछ और अगर एक्स्ट्रा अर्निंग आती है, चाहे वो किसी भी नाम से आ रही है, चाहे हमने अभी सिंपल रेंट का ही एग्जांपल लिया खाली, बाकी और भी होती हैं। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारे पास जो है वो 22,000 है। तो ये हमारा रेवेन्यू कहलाता है। और वहीं पे जब हम अमाउंट स्पेंड की बात करते हैं, तो टोटल अमाउंट हमने कितना पे करा था, 11,500। तो 11,500 हम पे कर चुके हैं, तो ये हमारे एक्सपेंस की टर्म में आ जाते हैं। तो 22,000 जो है वो हमारे पास आया, उसमें से 11,500 हमने पे कर दिया, तो फाइनली हमारे पास कितना बचा, 10,500। तो ये जो 10,500 का जो अमाउंट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इनकम, या हम इसको प्रॉफिट कहते हैं। तो इनकम का जब हम डेफिनेशन लेते हैं, या इनकम या प्रॉफिट की डेफिनेशन लेते हैं, तो नॉर्मली यही कहा जाता है कि रेवेन्यू में से, रेवेन्यू का मतलब टोटल रेवेन्यू से है, जो टोटल अमाउंट आपके पास आया जो कि 22,000 था, उसमें से जब हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, मतलब जितने भी खर्चे हुए हैं, ठीक है, वो हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे को क्या मिलती है, इनकम मिलती है। तो खर्चे हमारे यहां पर कितने हुए थे, 11,500 के हुए थे। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आया, ये हमारी इनकम कहलाएगी या प्रॉफिट कहलाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक टर्म है वो है गेन। अब देखिए बेसिकली गेन जो वर्ड है वो किस लिए यूज किया जाता है कि जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचते हैं, मतलब जैसे आपका फर्नीचर है, ठीक है, या बिल्डिंग है या लैंड है, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन में आती है। जब ऐसे एसेट्स को बेचा जाता है और उस पर जो प्रॉफिट होता है
उस प्रॉफिट को हम गेन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गेन और कुछ नहीं है कि कभी कभार जब आप कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तो इसे बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वो आपका गेन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारी बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू 1 करोड़ की थी, अब हम उसको 1 करोड़ 50 लाख रुपीज में बेच रहे हैं। तो 1 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग 1 करोड़ 50 लाख में बेचेंगे तो जो 50 लाख ऊपर आ रहे हैं वो आपका गेन कहलाएगा। तो उसे हम गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कह देंगे। तो गेन एक तरीके से प्रॉफिट का ही पार्ट है, बट ये किस टाइप का प्रॉफिट होता है? इरेगुलर नेचर का होता है, मतलब कभी कभार मिलता है, सालों में हम एक आध बार इस तरीके की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये जो है हमारा गेन टर्म कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जो कि है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि बिजनेस में जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं जिसमें हम पैसों के लेन देन की बात करते हैं, या हम सिंपल वे में कहें कि ये ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिन्हें मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है या उनकी मनी में वैल्यू निकाली जा सकती है, वो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की डेफिनेशन में आती हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हमने एम्प्लॉयज को 50,000 सैलरी पे करी, तो यहाँ पर जो हम सैलरी पे कर रहे हैं, ये 50,000 जो हम पे कर रहे हैं, ये क्या है? एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, पैसों का लेन देन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। ऐसे में अगर ये कहता हूं कि मैंने 50,000 के गुड्स परचेज करे, तो यहां पर भी मैं गुड्स खरीद रहा हूं बट 50,000 एक अमाउंट आ रहा है, ठीक है, ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो मनी में कन्वर्ट की जा सकती हैं या मनी में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं। और ऐसी ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते या नहीं करते, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैनेजर है, तो मैनेजर बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेट होके वो वर्क कर रहा है, बहुत ईमानदार है, ठीक है, मतलब लाइक क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं। तो अब वही चीज है कि जब हम कहेंगे कि मैनेजर काफी एफिशिएंट है और बड़ी एफिशिएंटली वो वर्क कर रहा है, तो यहां पर क्या हम इस ट्रांजेक्शन को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसको हम फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं करेंगे और ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो जो भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में कन्वर्ट की जा सकती हैं और मनी में जो है इजीली उन्हें डिफाइन किया जाता है। तो यहां पर अगर मैनेजर को आप सैलरी दे रहे हैं 30,000 की, तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मैनेजर कितना हार्ड वर्किंग है, कितना डेडिकेटेड है, हम उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते या बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में उसको काउंट नहीं करते। इसके बाद अब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे। इसके बाद जब भी कोई हमारी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस में, तो दो तरीके से वो ट्रांजेक्शन आती हैं हमारे सामने, या तो हम कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर हम क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो कैश में ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो उसकी पहचान कैसे होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमने कैश सेल्स करी 30,000 रुपीज की, या और करके इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹30,000 और गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹30,000। अब ये आप पहले इन तीन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इसमें हमने तीन ट्रांजेक्शन्स में कहीं ना कहीं कैश वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये पहचान हो रहा है कि ये जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं ये हमारी कैश में हो रही हैं। वहीं पर जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है, अब हम उसकी बात करते हैं, उसमें वो ऐसे कह सकता है गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000। अब फोर्थ वाली जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये कैश में बेची है या कैश वर्ड इसके अंदर ट्रांजेक्शन में नहीं दिया हुआ। तो आपको जो ध्यान रखना है कि जब कुछ भी नहीं दिया होता तो जो आपकी ट्रांजेक्शन इस तरीके से होती है वो कैश में ही होती है। तो गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000 जो है ये हमारी कैश में ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, इसमें कैश हमारे पास आएगा और गुड्स जाएंगे। अब हम इसके बाद क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को वो इस तरीके से कह सकता है, क्रेडिट सेल्स ₹20,000
और करके गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹20,000 और गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो पहली जो 3 ट्रांजेक्शन हैं इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वर्ड्स, कहीं ना कहीं क्रेडिट वर्ड जरूर आ रहा है। लेकिन अब 4th ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, उसमें खाली आपको इतना ही लिखा होगा, गुड्स सोल्ड टू सोहन फॉर ₹20,000। अब देखिए इस स्टेटमेंट में ना तो कैश लिखा है ना ही क्रेडिट लिखा है, लेकिन ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानी जाती है। अब आपको जो मेन पॉइंट समझना है वो क्या है कि अब हमारे सामने 2 ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो कि जिसमें कैश वर्ड भी नहीं है और क्रेडिट वर्ड भी नहीं है, लेकिन अब पहचान कैसे होगी कि कौन सी कैश में है कौन सी क्रेडिट में है। तो पहले आप इसको एग्जांपल को समझिए। गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000, गुड्स सोल्ड टू सोहन फॉर ₹20,000। अब इस एग्जांपल में देखिए क्लियर है, इन दोनों में अगर आप फर्क देखेंगे, पहले तो कैश या क्रेडिट वर्ड तो दोनों में ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक ट्रांजेक्शन में जो है आपका पर्सन्स नेम दे रखा है, मतलब हमने गुड्स बेचे हैं सोहन को 20,000 के, तो सोहन वर्ड जो है वो हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन में आ रहा है, जबकि पहले उसके ऊपर जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसमें पर्सन नेम नहीं है। तो अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें पर्सन नेम होता है वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानी जाती है, ये माना जाता है कि वो क्रेडिट में हुई है, और जिसमें पर्सन नेम नहीं होता वो हमेशा कैश ट्रांजेक्शन मानी जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है कंसेप्ट बनता है, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक आने तक बाय बाय।